Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil service examinations conducted across the country. Today we are going to start our fourth lecture in the Ecology and Environment series, and today's topic is all about ecological adaptations. पिछले क्लासेस में हमने एक ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट के बारे में देखा था कि कौन कौन से तरह के इन्वायरमेंट होते हैं और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स को, पर्टिकुलरली उनके सर्वाइवल और ग्रोथ में। आज हम देखने जा रहे हैं कि जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होते हैं, या अगर आप क्लाइमेट पढ़े हो तो आपको पता है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस पाए जाते हैं अर्थ पे, मगर हर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कई जगह इन्वायरमेंट काफी हार्श होता है, डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जा रहे हैं। आखिर कैसे? देयर मस्ट बी सम डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और उस मैकेनिज्म्स की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एडेप्ट कर गए हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को। तो आपको इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस में यही देखनी होती है कि किस जगह पे, किस तरह के क्लाइमेट में, किस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह के मैकेनिज्म्स उन्होंने डेवलप किया जिसके वजह से, जिसके हेल्प से वहां पे वो सरवाइव कर रहे हैं। तो यही पूरा इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के कांसेप्ट का जो मेनली क्रस है। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमें आज के टॉपिक में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करना है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होता क्या है, कितने तरह का होता है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। फिर एक कांसेप्ट होता है इको टाइप का, कि ये इको टाइप क्या होता है। ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, इस टर्म से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। इको टाइप रेफर्स टू, और 4 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स या एनिमल्स जो है किन किन मैकेनिज्म से अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। राइट, तो इसलिए बायोलॉजी में इसको स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टेशंस बोलते हैं, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। और ये जो स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टेशंस हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए होंगे। तो हम पर्टिकुलरली हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए अलग अलग देखेंगे कि प्लांट्स कैसे वहां सर्वाइव कर रहा है। फिर एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि एनिमल्स कैसे डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा जो है कंपोनेंट होगा आज के टॉपिक का। तो कल अगर आपको याद होगा तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में क्या फर्क होता है। आई होप क्लियर है आपको। एक्लिमेटाइजेशन एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होता है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है अपने अंदर डेवलप करता है वहां पे सस्टेन करने के लिए। लेकिन एडेप्टेशन जो होता है एक लॉन्ग टर्म जो है फीचर हो जाता है, जो कि जनरेशंस के थ्रू जो है डेवलप होती है, और वो प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो दिस इज एडेप्टेशन, दिस इज परमानेंट फीचर। एक्लिमेटाइजेशन वाज अ टेम्पोररी डेवलपमेंट ऑफ फीचर। ठीक, ये परमानेंट होता है, ये एक फीचर ही डेवलप हो जाता है जो कि थ्रू द जनरेशंस जो है इवॉल्व होकर आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने तरह के एडेप्टेशंस होते हैं। एडेप्टेशंस जो है अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करोगे तो प्लांट्स एनिमल्स कैसे एडॉप्ट करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, तो कुछ तो उनके मॉर्फोलॉजी में ही चेंज आ जाता है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ उनके अंदर कलर आ जाता है। मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उनका शेप एंड अपीयरेंस, यही मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है। मतलब उनके शेप और अपीयरेंस में ही चेंज हो जाती है। जैसे आप एनिमल्स को डेजर्ट कंडीशंस में देखोगे तो उसके लंबे लंबे पांव होंगे, चाहे वो कैमल हुआ चाहे ऑस्ट्रिच हुआ। तो ये जो लॉन्ग लेग्स ऑफ एनिमल्स इन द डेजर्ट कंडीशंस होता है, ये एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। जबकि आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन में तो छोटे छोटे पांव होते हैं बाघ शेर के, लेकिन कैमल के इतना लंबा पांव होता है। तो वो इतना लंबा जो पांव है, दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मतलब उसका शेप भी कुछ ऐसा हो गया जो उसको हेल्प करेगा डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने में। वो क्यों होता है? ताकि जो हीटेड लैंड है उससे उसकी बॉडी दूर रहे। समझ रहे हैं ये बातें? तो ये एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन मतलब चेंज इन द फिजिकल फीचर्स, डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिर होता है एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब आपका इंटरनल मैकेनिज्म,
आपका जो एनाटॉमी होती है, इंटरनल मैकेनिज्म्स होता है, एंजाइम्स के काम कैसे करते हैं, हार्मोन्स आपके काम कैसे करते हैं, आपके बॉडी के अंदर के सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइवल का कारण उसके बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग में ही चेंजेस हो जाते हैं। मतलब जो कोल्ड रीजन्स में बहुत सारे फिश या बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो अपने सेल्स के अंदर एंटी फ्रिज प्रोटीन्स डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके बॉडी फ्लूइड का, वो और कम हो जाता है। तो उस टेम्परेचर में भी वो उनका बॉडी फ्लूइड जो है फ्लूइड फॉर्म में रहता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया। मतलब कि आपके फिजियोलॉजी में ही चेंज हो जाए और वही हेल्प करे आपको कॉप अप करने में। तो दिस इज फिजियोलॉजिकल। तीसरा होता है बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब कि अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन से में सरवाइव करने के लिए कुछ एनिमल्स जो है या प्लांट्स भी कुछ हद तक एक अलग बिहेवियर को प्रोजेक्ट करते हैं। उस बिहेवियर की वजह से जो है वो अपने आप को अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ढाल लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं ठंडे में, क्योंकि ठंडे के टाइम में वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं तो एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे तो फिर खाना कहां से खाएंगे। अगर सपोज एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो उसके लिए वो क्या चाहते हैं कि उनका जो एनर्जी लॉस हो बॉडी का वो मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम तो तब होगा जब एकदम बिल्कुल शिथिल होकर सो जाएंगे, तो उनको खाने पीने की जरूरत नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में वो एक तरह का बिहेवियरल एडेप्टेशन हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का। तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस दैट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। समझ आ रही बात है? तो ये 3 तरह के हो गए। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स किस किस कंडीशंस में कैसे होते हैं। लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं इकोटाइप्स, कि ये इकोटाइप क्या होता है। ये एक्चुअली टर्म है। देखो, इंसान है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। किसी जगह पे इंसान के फीचर्स अलग हैं, किसी जगह पे अलग है। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में जो कलर होता है स्किन का वो लाइट कलर होता है, अफ्रीकन कंट्रीज में डार्क कलर होता है। दोनों ही इंसान हैं, लेकिन दोनों के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाते हैं। कहीं कहीं पे देखोगे तो छोटे लोग पाए जाते हैं, जैसे मंगोलियंस आर ऑफ शॉर्ट हाइट, अफगान्स आर ऑफ लॉन्ग हाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इंसानों का जो स्ट्रक्चर, फीचर, कलर वो अलग अलग हो जाता है। तो जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो जेनेटिकली डिफरेंसेस आ जाते हैं और लोकल कंडीशंस की वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम इकोटाइप्स बोलते हैं। तो इकोटाइप्स आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज which have developed different characteristics because of the different environmental conditions they are prevailing in। समझ में आ रही बातें? अब हाथी है, अफ्रीकन भी हाथी होता है, एशियन भी हाथी होता है। अफ्रीकन हाथी का साइज बड़ा होता है, लाइट कलर का होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हुए, जो अफ्रीकन हाथी और इंडियन हाथी होंगे, एलिफेंट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इकोटाइप्स हुए। तो इकोटाइप्स आर डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज which are having different features because of the local conditions in which they survive। तो ये इकोटाइप्स का मतलब होता है। समझ में आ रही बात है? और आपको पता ही है कि इंसान के मॉर्फोलॉजी में, चाहे किसी भी जानवर के मॉर्फोलॉजी में, किसी भी तरह से आपको चेंजेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने बोला था कि इन्वायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके सब कुछ बनावट का, चेंज का, हर चीज का। ठीक। अब उसी तरह से प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स के एक ही स्पेसीज का प्लांट्स जो है, कहीं पे उसके लीफ छोटे होंगे, कहीं पे उसके लीफ बड़े होंगे, कहीं पे उसके स्टेम्स पतले होंगे, कहीं पे उसके स्टेम्स मोटे होंगे, लेकिन स्पेसीज सेम है बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशंस दे आर सर्वाइविंग इन। तो इस तरह के प्लांट्स को हम इकोटाइप्स बोल देंगे। तो इकोटाइप्स ऑफ व्हाट? डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज हैविंग डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लोकल कंडीशंस दे आर लिविंग इन। तो दे आर इकोटाइप्स। अब इकोटाइप्स के बारे में आपको यह जानना होगा कि इकोटाइप्स केवल मॉर्फोलॉजिकली ही डिफरेंट नहीं होते हैं, वो जेनेटिकली भी डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इकोटाइप्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ओके गुड, बट इकोटाइप्स आर ऑलवेज जेनेटिकली सेम, ये इनकरेक्ट है। वो जेनेटिकली भी डिफरेंट होते हैं, मगर वो इंटरफर्टाइल होते हैं।
समझ में आ रही बात है? वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे लेकिन फिर भी स्पेसिस तो सेम है ना। और स्पेसिस के डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि वो इंटरफर्टाइल होगा, उसके ऑफ स्प्रिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव होंगे। तो दे आर इंटरफर्टाइल, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट बट इंटरफर्टाइल। तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट, स्टिल इंटरफर्टाइल, दिस इज इकोटाइप्स। समझ में आ रही बात है? अब अफ्रीकन और यूरोपियन के बच्चे तो होते हैं ना, शादी कर लेते हैं, तो बराक ओबामा, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है मतलब इकोटाइप्स होते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इकोटाइप, इसको याद रखना। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के कैसे एडेप्ट करते हैं प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, किस तरह के फीचर्स वो डेवलप करते हैं जिसके हेल्प से वो जो है एडेप्ट कर जाते हैं। तो पहले आपको ये जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले आपको पहले देखना होता है कि कौन कौन सा डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा। जैसे लाइट रेजिम के हिसाब से दो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है। एक इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तेज सनलाइट, और एक होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन जहां सनलाइट जो है डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, डिफ्यूज लाइट हो रही है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट में क्या होता है, घने घने पेड़ है, पूरा पूरा पेड़ के जो ऊपर का पार्ट है वो एक छतरी बना देता है जिसको हम कैनोपी बोलते हैं। और रेन फॉरेस्ट में, जो डेंस रेन फॉरेस्ट के अंदर जाओगे आप, तो यहां बिल्कुल अंधेरा होगा उसके जमीन पे, लाइट सनलाइट यहां नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इतना घना कैनोपी उस ऊपर का होता है ना कि उसका जो ग्राउंड होता है वो बिल्कुल डार्क होता है। तो ये डार्क ग्राउंड पे भी कुछ हर्बेसियस स्पीसीज जमते हैं। दीज स्पीसीज आर नॉट गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट, स्टिल दे आर सर्वाइविंग। तो ये क्या हुआ, एक तरह का ये लो इंटेंसिटी डिफ्यूज्ड सनलाइट में भी ये अडेप्ट कर गए हैं। तो ये किस तरह का एडेप्टेशन है इनका, कैसे एडेप्ट कर गए, क्या इनके अंदर चेंजेस आ गए, तो ये आपको इसके अंदर देना है, एडेप्टेशन टू लाइट रेजिम। समझ में आ रही बात है? उसी तरह से कुछ जो होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट हमेशा उनके ऊपर पड़ता है, तो उस पर भी वो अडेप्ट हो गए हैं। बहुत सारे प्लांट्स देखोगे तो डायरेक्ट सनलाइट पे वो मर जाते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स को हमेशा डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है। तो वो उनके एडेप्टेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में एडेप्ट कर गए हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनको डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपको लाइट रेजिम के हिसाब से। उसी तरह से वाटर स्कार्सिटी एंड हीट, पर्टिकुलरली हॉट डेजर्ट्स में ऐसा होता है कि पानी बहुत कम है, 20-25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और हीट बहुत ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है। और वो भी टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ डेजर्ट में एक और बात मैंने बताई थी आपको कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है डायरनल और सीजनल, वो भी बहुत हाई होता है। तो जब बहुत हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से हीट स्ट्रेस प्लांट्स को, एनिमल्स को लगता है, हीट स्ट्रेस इसको बोलते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया दिन में, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया रात में, तो अचानक से इतना टेम्परेचर राइज एंड फॉल जो होता है वो हीट स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में भी कैसे प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजी दे हैव, ये आपको यहां देखना है, एडेप्टेशंस टू, ठीक। फिर हम देखेंगे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि या तो आधा डूबे होते हैं या पूरी तरह से डूबे होते हैं, बट फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या कारण है उनके सर्वाइवल का? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स नहीं है, कोई बेस नहीं है, लेकिन फ्लोट कर रहा है उसी के ऊपर, जैसे जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। वो क्या होता है, जलकुंभी देखे हो, नाम सुने हो जलकुंभी का, पॉन्ड्स में जो पूरे ये खड़े होते हैं, तो उनके रूट्स नहीं है बट फिर भी दे आर फ्लोटिंग। कैसे फ्लोट कर रहे हैं वो, क्या मैकेनिज्म है, दैट इज एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऐसे होता है, ठीक। एडेप्टेशन इन सेलाइन इन्वायरमेंट, सेलाइन इन्वायरमेंट क्या होता है, तो जहां भी लैंड और ओशन का जो बफर जोन होता है, जैसे डेल्टा रीजन हो गया, एस्चुरी रीजन हो गया, तो ये सारे रीजन्स के जो वाटर होते हैं ना वो सेलाइन होते हैं, ब्रैकिस होते हैं, वो फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, वो खड़ा पानी होते हैं। लेकिन खड़ा पानी में भी कैसे प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, मैंग्रोव जो है पूरी तरह से सेलाइन वाटर में होता है। पानी एक्चुअली जो है फ्रेश वाटर चाहिए होता है प्लांट्स को। आप एग्रीकल्चर के लिए कभी भी सेलाइन या ब्रैकिस वाटर आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक। इसीलिए पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहां की ब्रैकिस है, इसीलिए हमेशा कैनाल से इरिगेशन होती है सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में, ठीक। तो ये सेलाइन इन्वायरमेंट में कैसे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह का मैकेनिज्म है, वो हम यहां देखेंगे। और लास्ट होता है एडेप्टेशंस टू ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोट्रॉफिक? ओलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है पुअर न्यूट्रिएंट्स। कुछ सॉइल होते हैं जिनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत पुअर हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े प्लांट्स वहां पे जो है हुए हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लो,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में जहां 200 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तो वहां एक्सेसिव लीचिंग होती है। लीचिंग आप लोग तो जानते हो, याद है, लीचिंग का मतलब होता है कि पानी जो है, बारिश होती है तो वाटर पर्कुलेट करती है तो साथ में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी लेकर नीचे चली जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, तो हेवी रेनफॉल जहां होता है तहां जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे डाउनवॉश हो जाते हैं। तो एक्सेसिव लीचिंग की वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सॉइल है वो पुअर न्यूट्रिएंट सॉइल हो जाता है, लेकिन फिर भी प्लांट्स वहां पे बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? ये हम एडेप्टेशंस देखेंगे कि किस तरह का मैकेनिज्म्स वहां पे हो रहा है। तो ये हमारे पांचों इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होता है ये एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। जनरली नॉर्मल कंडीशंस में तो प्लांट्स होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस, और वहां हमें देखना है कि प्लांट्स कैसे अडेप्ट हो गए हैं। समझ आ रही बात है? तो स्टार्ट करते हैं लाइट रेजिम से कि लाइट रेजिम में प्लांट्स जो है कैसे अडेप्टेड हैं। एस्कियोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स ये नाम होते हैं प्लांट्स के। वो प्लांट्स जो शेड टॉलरेंट होते हैं, शेड टॉलरेंट, शेड मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, छांव, जो डायरेक्ट सनलाइट के बिना भी ग्रो कर सकते हैं उनको बोलते हैं एस्कियोफाइट्स, और जो हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं उनको बोलते हैं हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स को आप शेड में ले जाओगे मर जाएंगे, स्कियोफाइट्स को आप डायरेक्ट सनलाइट में ले जाओगे मर जाएंगे। ये सब जो है क्या है, ये स्कियोफाइट्स हैं। ठीक है, यहां डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है लेकिन प्लांट्स जो है ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यही आम का बगीचा बो दो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो है स्कियोफाइट नहीं होता है। तो कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो कि छांव में रह सकते हैं, सारे प्लांट्स नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो स्कियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स में ऐसा क्या एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो शेड में भी ग्रो करता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है लो टेम्परेचर ऑप्टिमा फॉर फोटोसिंथेसिस। लो टेम्परेचर ऑप्टिमा फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो बेसिक होता है किसी भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट्स ग्रो ही कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जिस टेम्परेचर पे प्लांट्स जो है अपना खाना बनाएगा। तो जो स्कियोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं चाहिए, तो लो टेम्परेचर ऑप्टिमा होता है इनका फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद इनके जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो भी लो होता है, लो रेस्पिरेशन रेट, लो मेटाबॉलिज्म रेट, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी काफी लो होती है। तब मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। होता है हम लोग में भी रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के ही थ्रू जो है हमारे बॉडी में खाना जो है लगता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन रेट, ये तीनों जो होते हैं वो स्कियोफाइट्स में बहुत लो होते हैं, मतलब बहुत लो रेट पे भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, और यही कारण है इनके सर्वाइवल का इवन इन द शेड रीजन विदाउट सनलाइट। समझ में आ रही बात है? उसी तरह से हेलियोफाइट्स में तीनों उल्टा हो जाता है। हाई टेम्परेचर ऑप्टिमा फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही हाई टेम्परेचर ऑप्टिमा। इसका जो रेस्पिरेशन रेट होगा वो बहुत हाई होगा, इसकी जो मेटाबॉलिज्म रेट होगी वो भी बहुत हाई होगी, तो उसकी वजह से वो हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में सर्वाइव कर जाता है। समझ में आ रही बात है? आपको डेली 5 किलो घी दिया जाए पीने के लिए तो क्या होगा आपका हाल? समझ में आता है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है ना वो पचा नहीं सकता है, आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो उस लेवल पे नहीं है कि आप 5 किलो घी डेली खा के पचा लो। तो सनलाइट जो होता है इनके लिए वही घी हो गया, समझ लो। हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में ये सर्वाइव इसलिए कर जा रहे हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म, इनका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए ये सर्वाइव कर ले रहे हैं। इनका बहुत लो है तो इसलिए इनको जो है हर चीज लो चाहिए, तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो समझ गए स्कियोफाइट्स और हेलियोफाइट्स का? कोई दिक्कत? तो ये सब जो होता है ना, ऑप्टिमा फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेटरी रेट, मेटाबॉलिज्म रेट, ये किस तरह का एडेप्टेशन है? मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है कि बिहेवियरल है? ये बताओ। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में तो कोई ऑर्गन उसको जम जाए, कुछ ये हो जाए, डिफरेंट कलर हो जाए, वो मॉर्फोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब इंटरनल, आपका रेस्पिरेशन रेट, आपका मेटाबॉलिज्म, ये सब जो होता है वो फिजियोलॉजिकल के अंदर आता है।
और बिहेवियरल मतलब कुछ हरकत करे इस चीज को बचने के लिए, तो बिहेवियर हो गया। तो ज्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एडेप्टेशन टू वाटर स्कार्सिटी एंड हीट। वाटर स्कार्सिटी और हीट में के बाद भी हाई हीट, हीट कहने मतलब कि हीट तो यार हर किसी को चाहिए, यहाँ हीट मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा, समझ रहे बात हो। तो ये वाटर स्कार्सिटी और हीट के बाद भी बहुत सारे प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं। तो यहां जब भी आप बात करोगे वाटर स्कार्सिटी और हीट, तो कौन से रीजन में ये है? डेजर्ट रीजन में। कौन सा डेजर्ट? ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट रीजन में। तो जो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट रीजन है, जैसे राजस्थान का डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया, तो इन सब रीजन्स में कैसे प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं? जो भी प्लांट्स है, कैक्टस ही है, ठीक है, पाम है, एकेसिया है, तो कैसे वो लोग वहां सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक। तो इसी को हमें देखना है। तो सबसे पहला जो है एक इफीमेरल प्लांट्स होते हैं वहां सबसे ज्यादा। देयर इज अ प्रिवलेंस ऑफ इफीमेरल प्लांट्स इन द डेजर्ट रीजन्स। ये इफीमेरल क्या होता है? तो डेजर्ट में जो रेनफॉल होता है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये शॉर्ट साइकिल का रेनफॉल होता है। मतलब साल में 1 महीना का जो मौसम होगा वो थोड़ा रेनफॉल जैसा होगा और बाकी 11 महीना ड्राई होगा। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि सालों भर हल्का 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 रेनफॉल हो रहा है। एक रेनी सीजन डेजर्ट में भी होता है, लेकिन वो रेनी सीजन बड़ा शॉर्ट होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक शॉर्ट रेनी सीजन ऑफ 1 मंथ में वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और पूरा लाइफ साइकिल उसी रेनी सीजन, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेनी सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स को हम इफीमेरल प्लांट्स बोलते हैं। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे इफीमेरल होते हैं, इफीमेरल साइकिल को वो फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह के प्लांट्स जो है सर्वाइव कर जाते हैं। यही प्लांट्स अगर एनुअल हो जाएं, वही प्लांट्स अगर अपनी साइकिल नहीं कंप्लीट करे उस 1 महीना में, तो जबरदस्ती वो मर जाएंगे विदाउट वाटर। तो इस तरह का जो प्लांट्स का प्रिवलेंस जो है अपने आप में एक एडेप्टेशन है उस रीजन में इस प्लांट्स का। समझ में आ रही बात है? कोई भी प्लांट्स 1 महीना 15 दिन का थोड़ी साइकिल होता है। कोई भी क्रॉप्स लेते हो तो 3 4 6 महीना का साइकिल होता है। लेकिन डेजर्ट्स में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 15 दिन 20 दिन 1 महीना में अपना स्टार्ट भी हो जाते हैं, सीड जर्मिनेशन भी हो जाता है, फ्लावरिंग भी हो जाता है, फ्रूटिंग भी हो जाता है, राइपनिंग भी हो जाता है, पूरा लाइफ साइकिल अपना खत्म करके फिर इंतजार करते हैं 11 महीने का। ठीक है, तो ये हो गया इफीमेरल प्लांट्स। समझ में आ रही बात है? डेजर्ट्स वगैरह में देखोगे खासकर कि जब भी जो शॉर्ट रेनी सीजन होगा ना, तो हरा भरा डेजर्ट हो जाता है। बहुत सारे छोटे 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 घास आपको दिख जाएंगे, हरियाली टाइप का लगेगा, लेकिन वो 1 महीने का ही होता है। 1 महीने बाद फिर से वही डेजर्ट उसी तरह का हो जाता है। तो वो इफीमेरल्स की वजह से होता है। दूसरा होता है डीप रूट सिस्टम। डेजर्ट के प्लांट्स का अगर आप रूट सिस्टम देखो, चाहे वो उसके श्रब्स का या कैक्टस का, उसको कभी भी रूट देखोगे तो प्लांट जो है वो इतना छोटा होगा, मान लो 1 मीटर का रूट, उसका जो है 5 मीटर 10 मीटर ऐसे होगा, पूरा डेंस डीप रूट। ये डीप रूट क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट में जो वाटर टेबल होता है वो बहुत डीप नीचे चला जाता है बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो इनका जो रूट होता है वो धीरे धीरे पानी की तलाश में बहुत नीचे तक चले जाते हैं और यहां से वाटर को वो खींच के और धीरे 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 जो है ये करते हैं, पानी लेते हैं। मतलब इनका ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है, तो जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो भी काफी नीचे चला जाता है। तो सॉइल वाटर भी नीचे हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला रीजन जो है वो बाहरी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होने की वजह से कंप्लीटली ड्राई होता है और जो नीचे वाला सॉइल का पार्ट होता है वो रिलेटिवली वेट होता है क्योंकि वो इंसुलेट हो जाता है बाहरी इन्वायरमेंट से। तो इस डेजर्ट प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो काफी नीचे तक होते हैं, टैप रूट्स इनको बोलते हैं, और यहां से ये वाटर खींच के ऊपर में प्लांट्स को देते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो डीप रूट सिस्टम इज व्हाट? अ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन द डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट रीजन। समझ में आ रही बात है? तीसरा होता है स्मॉल लीव्स, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स टर्न्ड इनटू स्पाइन्स। अगर किसी प्लांट्स का लीव्स होगा तो वो छोटे छोटे लीव्स होंगे, हार्ड और वैक्सी लीव्स होगा, ठीक। उसके बाद कई जगह पे लीव्स जो है स्पाइन्स में टर्न हो जाते हैं। कैक्टस वगैरह का जो लीव्स देखते हो, जो कांटा होता है, एक्चुअली में उनका वो लीव्स होता है जो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया। क्यों होता है ऐसा? ट्रांसपिरेशनल लॉस को रिड्यूस करने के लिए। कोई भी प्लांट्स जो होता है, जो पानी वो लेता है तो एक्सेस वाटर को लीव्स के ऊपर छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और वो पानी फिर इवेपोरेट हो जाता है। तो ये लोग अपने सिस्टम के वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने लीव्स को या तो स्मॉल कर देते हैं या लीव्स को पूरी तरह स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट दे कैन रिड्यूस द ट्रांसपिरेशनल लॉस फ्रॉम देयर प्लांट सिस्टम।
समझ में आ रही है? तो ये वाली बातें, ये सब जो होता है वो इसी के लिए होता है। वैक्सी लीव्स से क्या फर्क होता है? वैक्सी लीव्स जो होता है ना, वाटर को स्टोर करता है, कंजर्व करता है, मतलब वो सोख लेता है, जो पानी रिलीज होगा वो ऊपर सरफेस पे नहीं आने देता है, खुद में सोख लेता है, तो उससे इवेपोरेशन नहीं हो पाता है पानी का, तो वाटर कंजर्व हो जाता है। संकेन स्टोमाटा एंड लेदरी लीफ सरफेस, ये संकेन स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा जो होता है, क्या होता है स्टोमाटा? बायोलॉजी पढ़े हो ना तुम लोग कोई? गैसियस एक्सचेंज के लिए एक पोर्स होते हैं, ओपनिंग होता है, जो कि लीव्स पे, स्टेम्स पे होता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा कंट्रोल करता है ट्रांसपीरेशन को। जब भी स्टोमाटा ओपनिंग होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, वाटर का ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। जब भी क्लोज होगा तो ट्रांसपीरेशन रुक जाएगा। तो इनका जो स्टोमाटा होता है वो संकीर्ण होता है, डिस्क्लोज नहीं होता है, ताकि जो पानी वो रिलीज करेगा वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके इवेपोरेट ना हो जाए। तो वो भी एक तरह के वाटर लॉस को रिड्यूस करने का तरीका होता है संकीर्ण स्टोमाटा, कि स्टोमाटा जो है अंदर चला गया। लेदरी लीफ सरफेस, लेदरी लीफ सरफेस वही हो गया जैसे वैक्सी लीफ होता है, तो लेदरी लीफ भी होता है, तो वो कंजर्व करने के लिए होता है। ये सब मैंने अलग से इसलिए बताया है क्योंकि यूपीएससी में टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2013 में क्वेश्चन पूछ चुका है सेम तरह का, कि 3-4 फीचर्स दे दिए, उसके बाद पूछा कि कौन से कंडीशंस में ये होता है, या फिर कौन कौन सा कंडीशंस एरिड क्लाइमेट में प्लांट्स जो है अडेप्ट करते हैं। उसमें ऐसे था, स्मॉल लीव्स और लीव्स टर्न्ड इनटू स्पाइन्स, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स और लेदरी लीफ सरफेस, ये 3 दे दिया था, तो तीनों उसका सही था। ठीक, तो इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो संकेन स्टोमाटा एंड लेदरी लीफ सरफेस होता है। बहुत बार क्या होता है ना, कि स्टोमाटा जो होता है बहुत डेजर्ट प्लांट्स में, वो दिन में बंद कर लेते हैं, रात में खोल देते हैं। तो ये एक तरह का बिहेवियरल काइंड ऑफ मतलब एडेप्टेशन होता है। दिन में क्यों बंद कर लेते हैं? क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन दिन में नहीं करना चाहते हैं। दिन में अगर वो ट्रांसपीरेशन करेंगे, वाटर को बाहर लाएंगे, तो इवेपोरेट हो जाएगा। रात में अगर करेंगे तो वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो इसीलिए इवेपोरेशन को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वाटर लॉस को, ये दिन में अपने स्टोमाटा को क्लोज रखते हैं और रात में खोल देते हैं। तो ये भी एक तरह का डेजर्ट प्लांट्स का बिहेवियर होता है, टू अडेप्ट अंडर द वाटर स्कार्सिटी एंड हीट। फिर ये जो फ्लेसी एंड स्पॉन्जी स्टेम होता है या लीव्स होता है, ये जनरली वाटर को स्टोर करने के लिए होता है। उनके स्टेम्स देखोगे ना, कैक्टस के या कोई भी डेजर्ट प्लांट्स के, तो वो एकदम बिल्कुल फ्लेसी होगा, स्पॉन्जी होगा। नॉर्मल प्लांट्स के जैसा हार्ड स्टेम नहीं होता है। अब जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स को देखोगे तो उसके जो स्टेम होंगे, तने होंगे, वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये डेजर्ट प्लांट्स के देखोगे तो वो सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल फोम की तरह होंगे। तो एक्चुअल में ये जो सुकुलेंस इसको बोलते हैं, तो ये किस लिए होता है? ताकि पानी को वो स्टोर कर सके अपने अंदर। तो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी के लिए ये फीचर होता है। और ये सब जो होते हैं वो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए होता है। दोनों में फर्क समझना, दिस इज टू स्टोर वाटर, दिस इज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। मिलता जुलता है, लेकिन एक फिर भी समझने के लिए। समझ आ रही बात है? तो दिस आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इन द डेजर्ट रीजन टू रिड्यूस द वाटर लॉस और टू कॉप अप विद द हाई हीट। अब देखो, C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जनरली रूट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। बहुत जगह तो लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो लीव्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें वाटर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में है। कई बार जो फोटोसिंथेसिस जो उनका रूट्स करता है जो अंदर है, तो इससे जो है वाटर कंजर्वेशन हो जाता है। तो ये C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट रीजन। ठीक, क्लोजिंग स्टोमाटा ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओपनिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम तो बता ही दिए हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोलीन एंड चैपेरोनिन, ये जो प्रोलीन और चैपेरोनिन होता है, ये एक तरह का प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ये हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए प्लांट्स को होता है। प्लांट्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अगर रखोगे, डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे 50 डिग्री 55 डिग्री, तो प्लांट्स मर जाते हैं। लेकिन डेजर्ट रीजन में तो वही इन्वायरमेंटल कंडीशन है, 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाता है दिन के टाइम में, तो वो कैसे प्लांट्स वहां नहीं मरते हैं? तो बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स इन देयर सेल्स। प्लांट्स के जो सेल्स हैं उसमें प्रोलीन और चैपेरोनिन करके एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हीट स्ट्रेस को झेल पाते हैं प्लांट्स। समझ में आ रही बात है? तो ये भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया। तो ये सारी चीजें एडेप्टेशंस प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं
टू रिमेन एक्टिव एंड फॉर सर्वाइवल इन द डेजर्ट कंडीशंस। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कैसे एडेप्टेशन होता है? देखो, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह की दिक्कत होगी? सबसे पहला दिक्कत होगा सनलाइट की भी दिक्कत होगी, ठीक है, मान लेते हैं। बट सनलाइट की दिक्कत को यहां पे एग्जैक्टली इसलिए हम नहीं मानते हैं ना, क्योंकि ये डार्क जोन में नहीं होते हैं, ये ऊपर में ही जोन में होते हैं, मतलब इल्यूमिनेटेड जोन में ही होते हैं, या तो लिम्नेटिक जोन में होंगे या आपको लिटोरल जोन में होंगे। प्रोफंडल जोन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो ऑल टुगेदर अलग होता है, केमोसिंथेसिस वहां होता है, जिसकी वजह से लोग करते हैं। यहां जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, यहां पे हम लाइटेड इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें क्या सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज की दिक्कत होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जो पानी के अंदर होते हैं वहां पे उस मात्रा में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है कि डायरेक्टली यूटिलाइज कर ले प्लांट्स। तो उसके लिए क्या करता है कि एरेनकाइमा होता है लीव्स और पेटियोल्स में। ये एरेनकाइमा क्या होता है? कोई भी आप अगर देखोगे एक्वेटिक प्लांट्स, खासकर लोटस देख लो या जलकुंभी देख लो, उसके कभी लीव्स को आप देखना तो वो बिल्कुल जालीदार होगा, ऐसे ऐसे जालीदार होगा, छिद्र 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 छिद्र, मोटे मोटे छिद्र आपको दिखेंगे। तो ये जो जालीदार या छिद्र छिद्र जो स्ट्रक्चर होता है लीव्स के ऊपर, इसको हम एरेनकाइमा बोलते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं, दे आर फैसिलिटेटिंग द गैसियस एक्सचेंज टिल द डीपेस्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट पानी में डूबे हुए हैं उनको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, गैस प्रोवाइड करते हैं, यही जो पोर्स होते हैं। तो ये जो पोरस सरफेस ऑफ लीफ या पेटियोल्स होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये पेटियोल्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटियोल? अच्छा, क्या? अरे नहीं, पेटियोल्स एक ऑर्गन होता है, ठीक है। कभी भी देखोगे तो ब्रांचेज ऐसे होते हैं ट्री के, स्टेम्स और लीव्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है जिसको पेटियोल्स बोलते हैं। कोई भी प्लांट्स देखना, डायरेक्टली लीव्स नहीं शुरू हो जाता है, एक जो बीच में जो है ना स्टैक काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक होता है जो स्टेम से लीव्स को कनेक्ट करता है, उसको पेटियोल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल प्लांट्स में पेटियोल्स देखोगे तो बिल्कुल सॉलिड होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पेटियोल्स देखोगे तो पेटियोल्स थोड़े से इन्फ्लेटेड होते हैं बैलून की तरह, और वो छिद्र 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 उसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। तो पेटियोल्स आर आल्सो फैसिलिटेटिंग द गैसियस एक्सचेंज लाइक लीव्स इन द एक्वेटिक प्लांट्स। समझ में आ रही बात है? जलकुंभी देखेंगे, वो जलकुंभी एक बलून की तरह देखते होगे, बहुत सारा जलकुंभी में होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो बलून की तरह जो फूला होता है वो इन्फ्लेटेड पेटियोल्स होता है। और ये जो इन्फ्लेटेड पेटियोल्स और लार्ज लीव्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? वो बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है डूब न जाए पानी के अंदर, इसलिए नीचे से बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए इन्फ्लेटेड पेटियोल्स होते हैं। जैसे टायर लेके आप डूबते नहीं हो ना, टायर पे जाके बैठ जाते हो तो, क्योंकि वो इन्फ्लेटेड होता है। उसी तरह से बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के, जैसे वाटर हायसिंथ हो गया या और भी हो गए, इन लोगों का पेटियोल्स जो होता है वो इन्फ्लेटेड बैलून की तरह होता है, ऐसे इन्फ्लेटेड बैलून की तरह होगा। इनके जो लीव्स होते हैं वो भी लार्ज लीव्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स नहीं होते हैं। जैसे कि लोटस का देख लो, लोटस का इतना बड़ा सा लीव्स होता है। तो वो बड़ा लीव्स होना या इन्फ्लेटेड पेटियोल्स होना, ये एक तरह का इनका एडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। और ये क्या हेल्प करता है कि प्लांट्स जो है डूब ना जाए। तो प्लांट्स को बायोन्ट रखना, ऊपर फ्लोटिंग रखे रहना, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लार्ज लीव्स एंड इन्फ्लेटेड पेटियोल्स। और ये जो एडेनकाइमा होता है, पोरस होता है, वो गैसियस एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए ये दो मेजर एडेप्टेशंस होता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट को, जिसके हेल्प से एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी प्लांट सर्वाइव करते हैं। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो ये सब पूछा जा सकता है आपको कि ये लार्ज लीव्स एंड इन्फ्लेटेड पेटियोल्स, एरेनकाइमा इन द लीव्स, दिस हेल्प्स द प्लांट्स इन विच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट?
तो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा। या पूछ सकता है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो एडेप्टेशंस होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं प्लांट्स के, तो ये सब आपको पूछ देगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किस इन्वायरमेंट में। समझ में आ रही है? अब बात करते हैं सेलाइन इन्वायरमेंट की। सेलाइन इन्वायरमेंट, सेलाइन इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत होती है प्लांट्स को? 2 तरह की दिक्कत होती है। एक तो कि ट्रीज जो है पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, जैसे मान लो एस्चुरी ले लो, डेल्टा ले लो, और इसमें जो है मैंग्रोव्स जो है के फॉरेस्ट हैं। तो इन फॉरेस्ट को 2 दिक्कत होगी। एक तो कि भरे हुए पानी में भी ये खड़े हैं, प्लांट्स को गिर जाना चाहिए। जनरली जो पानी भरता है ना, तब प्लांट्स जो है सपोर्ट नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है, नंबर 1। दूसरा नंबर कि ये जो पानी है वो सलाइन है, तो एक्सेस सॉल्ट पानी में होगा तो उस पानी को ये यूटिलाइज प्लांट नहीं कर पाएंगे। ये जो सॉल्ट होगा वो अगर अंदर चला गया तो वो सॉल्ट स्ट्रेस की वजह से इस प्लांट्स को मार देगा। तो सलाइन इन्वायरमेंट में भी प्लांट्स जो है ग्रो कर रहा है और वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी प्लांट खड़ा है। ये दोनों जो है एक तरह के एडेप्टेशन की वजह से है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में इस कंडीशन में प्लांट्स को नहीं होना चाहिए था। तो यही आपको देखना है कि सलाइन इन्वायरमेंट में कैसे प्लांट्स खड़े हैं, तो उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, किस किस तरह के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये खड़े हैं। समझ में आ रही बात है? तो 1 बाय 1 देखना। सबसे succulent stems and leaves to dilute the concentration of salt ions। देखो इसके जो स्टेम्स हैं और लीव्स होते हैं, खासकर मैंग्रोव्स के, वो वाटर स्टोरिंग होते हैं, उनमें वाटर स्टोर्ड होता है। तो जब भी जो इसके लीव्स हैं ये ऑलरेडी वाटर स्टोर कर रहे हैं, तो जब सेलाइन वाटर को ये अपटेक करेंगे तो जो लीव्स के पानी है वो पानी छोड़ के सॉल्ट को डाइल्यूट करेंगे और सैलिनिटी को घटाएंगे और उसके बाद उसको यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो एक्चुअली में ये जो सक्यूलेंट स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, फ्रेश वाटर को, और उसी फ्रेश वाटर से डाइल्यूट करते हैं सॉल्ट आयंस को, और डाइल्यूटेड सॉल्ट आयंस को वो यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात है? और सॉल्ट स्ट्रेस से भी बचाते हैं। तो ये एक तरह का जो सक्यूलेंट स्टेम्स एंड लीव्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हेल्प करता है इन द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट आयंस, एंड इन दैट वे इस सॉल्ट से इस प्लांट्स को बचाते हैं। समझ में आ रही बात है? तो ये एक इनका फीचर होता है। देखो एक्सेस सॉल्ट इस प्लांट के लिए हार्मफुल है। अगर ये प्लांट एक्सेस सॉल्ट ले लेगा, आप ही अगर एक्सेस सॉल्ट ले लोगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपका नस फट जाएगा, मर जाओगे। उसी तरह से प्लांट्स के लिए भी एक्सेस सॉल्ट हार्मफुल है। अब इसके जो सुकुलेंट स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं वो ऑलरेडी वाटर स्टोर करके रखे हैं, फ्रेश वाटर। अब ये वाटर कैसे स्टोर करके रखे हैं तो इसका आगे हम बताएंगे। ग्लैंड्स होते हैं इन प्लांट्स में जो कि सॉल्ट को रिलीज करके और फ्रेश वाटर को ले लेते हैं उस ग्लैंड्स के हेल्प से। तो जो ग्लैंड से इन्होंने फ्रेश वाटर पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा है, उस सारे फ्रेश वाटर को ये यूटिलाइज नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर को अपने लीव्स और स्टेम्स में स्टोर करके रखते हैं। और वो क्यों स्टोर करते हैं कि कभी सॉल्ट अगर प्लांट्स में चला जाए तो उस सॉल्ट को ये डाइल्यूट कर सके उस पानी से, और उस सॉल्ट को जब ये डाइल्यूट कर देंगे देन दैट सॉल्ट इज नॉट दैट मच हार्मफुल। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उस वाटर के डाइल्यूशन से। तो इसीलिए वाटर ये स्टोर करके रखते हैं अपने लीव्स और स्टेम में ताकि सॉल्ट आयंस को ये डाइल्यूट कर सकें और सैलिनिटी की वजह से जो स्ट्रेस या जो स्ट्रोक होगा उससे बच सकें। समझ में आ रही बात है? तो इसके लिए ये होता है सक्यूलेंट स्टेम्स एंड लीव्स। फिर आता है सॉल्ट ग्लैंड्स इन द लीव्स एंड रूट्स। इनका जो लीव्स और रूट्स होता है वहां भी सॉल्ट ग्लैंड्स लगे होते हैं ताकि वो एक्सेस सॉल्ट जो है वो रिलीज कर सके, रिजेक्ट कर सके। तो जब भी रूट्स वाटर को सक करता है तो रूट्स में भी एक सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करता है, फिल्टर करता है, सॉल्ट को बाहर कर देता है और फ्रेश वाटर को ऊपर ले लेता है। उसी तरह से कुछ जो है पानी अगर सॉल्ट पहुंच गया प्लांट्स में तो लीव्स में भी एक ग्लैंड्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है सलाइन वाटर से नहीं हो सकती है, उसके लिए फ्रेश वाटर चाहिए। तो जैसे लीव्स के पास फोटोसिंथेसिस के लिए पानी पहुंचता है तो जो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व्ड है उसको भी फिल्टर आउट करने के लिए एक लीव्स में ग्लैंड्स होते हैं। आप देखोगे मैंग्रोव्स का
तो पानी जो है ऊपर वाले सरफेस पे ट्रांसपीरेशन से जम जाता है और लीव्स के नीचे वाले सरफेस पे सॉल्ट दिखेगा आपको, बिकॉज ऑफ द ग्लैंड। एक ग्लैंड इनके लीव्स में होता है जो सॉल्ट को और वाटर को अलग अलग कर देता है, और जो फ्रेश वाटर अलग किए होते हैं उसको ये यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और जो सॉल्ट ये अलग किए हैं उसको डिपोजिट कर देते हैं लीफ के निचले सरफेस पे। तो इस तरीके से ये जो है अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं डिस्पाइट सलाइन वाटर। तो बिकॉज ऑफ व्हाट? सॉल्ट ग्लैंड्स। एक लीव्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है। ये फिल्टर करने के लिए होता है, सॉल्ट को पानी से अलग करने के लिए। समझ में आ रही बात है? तो सॉल्ट ग्लैंड्स इन द लीव्स एंड रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है सलाइन एनवायरनमेंट का। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, डेजर्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्यूचर में कभी अगर इनको इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस पे क्वेश्चन पूछना होगा तो सलाइन एनवायरनमेंट से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और वैसे भी देखो मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, कई बार मैंग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इसको जो है आप अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, ठीक। फिर आता है मैंग्रोव्स एक्यूमुलेट प्रोलीन एंड सॉर्बिटल। प्रोलीन और सॉर्बिटल ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं एंड एमिनो एसिड्स होते हैं। ये एक्चुअली सॉल्ट स्ट्रेस से बचाने के लिए होते हैं। तो ये जो प्रोलीन्स और सॉर्बिटल जो एक्यूमुलेट करता है अपने सेल्स में मैंग्रोव्स, इससे जो है सैलिनिटी की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको वो रिड्यूस करता है। तो इसकी वजह से ये सॉल्ट स्ट्रोक से नहीं मरते हैं। सॉल्ट एक्सेस होगा तो आपके बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रोक क्रिएट करेगा। तो इस स्ट्रोक से बचने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की जरूरत होती है आपके सेल्स में। तो वो प्रोटीन्स जैसे प्रोलीन हो गया, सॉर्बिटल हो गया, ये जो है मैंग्रोव्स एक्यूमुलेट करके रखते हैं। समझ में आ रही बात है? एंटी सैलिनिटी प्रोटीन्स इसको बोलते हैं। सलाइन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए इस तरह के प्रोटीन्स को वो एक्यूमुलेट करते हैं मैंग्रोव्स। दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। समझ में आ रही बात है? एल्गी जो होता है अपने सेल्स में ग्लिसरॉल को ये करता है। एल्गी मतलब कौन सी एल्गी? जो हेलोफाइटिक एल्गी होता है। हेलोफाइट्स बोलते हैं जो सलाइन एनवायरनमेंट में प्लांट्स जो होते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं। हेलो, HALO। हेलियो मत समझना, हेलियो मतलब वो सनलाइट वाला हो जाएगा। हेलोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन सलाइन एनवायरनमेंट। तो हेलोफाइटिक ग्रीन एल्गी भी होता है जो कि सलाइन लेक में, सलाइन एनवायरनमेंट में भी वो पाया जाता है। तो ये जो एल्गी होते हैं वो सलाइन लेक्स में भी कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं? बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ प्रोटीन। ये ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या करता है? डाइल्यूट करता है, सैलिनिटी के इफेक्ट को कम करता है, सैलिनिटी स्ट्रेस से, सैलिनिटी स्ट्रोक से बचाता है एल्गी को। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म्स। कोई दिक्कत? एक होता है विविपरी सीड जर्मिनेशन। विविपेरिटी मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन पता है बायोलॉजी में आप लोग को? देखो सीड जर्मिनेशन कहां होता है? सीड जर्मिनेशन जनरली रूट्स में होता है। ऊपर से जो फ्रूट्स होते हैं उसके बीज जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं जमीन पे, और जमीन पे गिरने के बाद वहां जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होकर नया प्लांट्स निकलता है। हर प्लांट्स में ऐसे ही होता है, लेकिन मैंग्रोव्स में ऐसे नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नीचे जमीन नहीं है, नीचे सॉल्ट वाटर है। अगर वहां पे सीड्स गिरेगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसके लिए मैंग्रोव्स के केस में क्या होता है कि प्लांट्स पे ही सीड जर्मिनेशन हो जाता है। व्हेन सीड्स आर ओवर द प्लांट्स दे जर्मिनेट देयर ओनली। माने जर्मिनेशन के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है, फ्रेश इन्वायरमेंट, वो नीचे नहीं मिलेगा। तो इनके अंदर एक खासियत होती है कि इनके जो सीड्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाते हैं, एंड वंस दे हैव जर्मिनेटेड तब वो नीचे गिरेंगे। अब कोई भी इन्फेंट स्टेज में किसी को सैलिनिटी स्ट्रेस दोगे तो तुरंत मर जाएगा। एंड सीड जर्मिनेशन इज व्हाट? इन्फेंट स्टेज, उससे भी पहले इनफैक्ट एम्ब्रॉयो स्टेज। तो ऐसे कंडीशंस में जो इनका एम्ब्रॉयो स्टेज होता है वो जो है प्लांट के ऊपर ही अपना पूरा कर लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड विविपरी सीड जनरेशन, सीड जर्मिनेशन। ये बायोलॉजी का टर्म है, विविपेरिटी मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन इसको बोलते हैं। तो ये जो है बहुत सारे प्लांट्स करते हैं जिनका एनवायरनमेंट नीचे का सही नहीं हो। तो इस तरह से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब मैंग्रोव्स में या कोई भी सलाइन एनवायरनमेंट में प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऐसे ही होता है। समझ आ रही है? न्यूमेटोफोर्स एंड प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स, ये दो एक तरह के इनका रूट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन जो होता है, रूट्स रेस्पिरेशन करते हैं। जनरली हर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। लेकिन मैंग्रोव्स में क्या होता है कि इनका जो रूट्स होता है वो तो पानी में डूबा हुआ है, और वाटर लॉगिंग कंडीशंस जो है वो एनारोबिक कंडीशंस होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं।
तो एनारोबिक कंडीशंस में इनके रूट्स तो है वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। तो मैंग्रोव्स में एक अलग फीचर होता है, इनके जो रूट्स होते हैं वो पानी से ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं, ऐसे बाहर निकले होते हैं, और ये जो बाहर अप साइड निकले होते हैं रूट्स, ये पानी के सरफेस से ऊपर आके और रेस्पिरेशन करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है वो नीचे के रूट्स को सेंड करते हैं, भेजते हैं। तो these kind of roots are respiratory roots. These are called respiratory roots and they have been given a special name, pneumatophores. The pneumatophores are the respiratory roots of the plants in the saline environment. और ये roots जो है नीचे से ऊपर आते हैं। समझ आ रही बात है? तो ये हो गया आपका pneumatophores। कोई दिक्कत? और एक होता है प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स जनरली प्लांट्स को वाटर लॉगिंग कंडीशंस में खड़े रहने में मदद करता है। कोई भी प्लांट्स गिर जाना चाहिए क्योंकि यहां पे इसका जो बेस है वो वाटर लॉगिंग कंडीशंस में है, लेकिन यहां पे इनका एक फीचर होता है कि इनके जो है ऐसे रूट्स निकले होते हैं नीचे की तरफ, कुछ रूट्स ऐसे निकले होते हैं। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ रूट्स निकले होते हैं, ये जो है प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ इनको खड़ा होने के लिए, और इस तरह के रूट्स को हम प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। तो प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स आर द रूट्स ऑफ द मैंग्रोव प्लांट्स विच आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अबव, और वो नीचे जाके और जमीन में गड़ जाते हैं, और इस तरह से इस प्लांट्स को स्ट्रेंथ देते हैं खड़े रहने के लिए। तो आप जंगल में जाओगे मैंग्रोव करना तो बड़ा ही घना आपको ये दिखेगा कि ऊपर से जो है रूट्स आके गिर रहा है, नीचे से रूट्स निकला हुआ है, तो बड़ा डरावना लगता है वो। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ जो है ये होते हैं। तो ये होता है आपका क्या होता है, प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स। तो ये मैंग्रोव्स में जनरली पाया जाता है, और ये प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स इरेक्टेड रहता है वाटर लॉगिंग कंडीशंस में, उसके लिए प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो न्यूमेटोफोर होता है वो किसके लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए होता है। न्यूमेटोफोर को प्लांट्स के इरेक्टेड रहने से कोई मतलब नहीं है, ये केवल रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है, रेस्पिरेटरी रूट्स होता है। और ये प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को खड़े रहने के लिए। समझ आ रही बात है? तो ये सारे जो है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस थे किसमें, सेलाइन एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस टू ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। क्या हुआ बताओ? नहीं, वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता है, रेस्पिरेशन के लिए नीचे से कनेक्टेड है, क्योंकि देखो वो जो है ना नीचे के रूट से कनेक्टेड नहीं है, ये ऊपर से आ रहे हैं ना, वो तो ऊपर के ब्रांचेस से आ रहे हैं। जो नीचे के रूट्स होते हैं ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है ना रेस्पिरेशन के लिए, तो नीचे से जो उठ के ऊपर आ रहा है वो रेस्पिरेशन करता है और नीचे भेजता है। समझे? तो ये हो गया एडेप्टेशंस टू ओलिगोट्रॉफिक सॉइल। ओलिगोट्रॉफिक सॉइल मतलब होता है न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल, वो सॉइल जहां न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, पुअर है न्यूट्रिएंट। ठीक, देखो माइकोरिजा करके एक टर्म होता है, माइकोरिजा। ठीक, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स पुअर सॉइल होंगे उसमें क्या होता है कि आप अगर पुअर हैं, सपोज पैसा आपके पास नहीं है, तो आप कैसे सर्वाइव कीजिएगा? जो भी पैसा है उसको धीरे धीरे खर्च कीजिएगा, तभी कीजिएगा ना, सर्वाइव कीजिएगा। अगर आप गरीब हो और पैसे उड़ाए जा रहे हो पब में डांस, तो क्या होगा, आप खत्म हो जाओगे, भूखे मर जाओगे। तो उसी तरह से ये जो सॉइल होते हैं वो न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, तो इनके लिए जरूरी होता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे कि ये न्यूट्रिएंट को कंजर्व कर सकें और स्लो न्यूट्रिएंट्स का धीरे धीरे ये जो है यूटिलाइज कर सकें और कंजर्व कर सकें। तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म इनको चाहिए। न्यूट्रिएंट तो वो ऐड कर नहीं सकते हैं, इनके हाथ में नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए ऐसे प्लांट्स में फंगी और उन प्लांट्स के रूट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को फायदे हैं। ठीक है, तो फंजाई और रूट्स के बीच में एक म्यूचुअलिज्म काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनता है, और इसी को बोलते हैं माइकोरिजा। ये माइकोरिजा कैसे हेल्प करता है, तो रूट्स में ये जो फंजाई है वो इनके न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करके रखता है, और बाइंड करके ये स्लो रिलीज करता है, और स्लो रिलीज करने की वजह से प्लांट्स जो है लंबे समय तक जो लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। जहां पे ये माइकोरिजा नहीं है
वहां पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स कई बार वॉश हो जाता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से, कई तरीके से वाटर की तरफ से। लेकिन जहां भी माइकोरिजा का फॉर्मेशन होता है वहां फंजाई क्या करता है, इस रूट्स के साथ मिलके और न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करके रखता है, और बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन द ओलिगोट्रोफिक सॉइल। अगर ये माइकोरिजा का डेवलपमेंट नहीं होता तो उनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं बिल्कुल खत्म हो जाते और ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो माइकोरिजा इज व्हाट, इज ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट देयर इज द बाइंडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द रूट्स, और इसकी वजह से ये जो है प्लांट सर्वाइव करते हैं। अब माइकोरिजा भी दो तरह का होता है, एक होता है इंडोमाइकोरिजा और दूसरा होता है इक्टोमाइकोरिजा। इंडोमाइकोरिजा एंड इक्टोमाइकोरिजा। इंडोमाइकोरिजा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होता है वो रूट्स के अंदर ही रहता है, मतलब कि दोनों जो है रूट्स है, इस रूट्स के अंदर जो है फंगल हाइफी रहता है और इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। और इक्टोमाइकोरिजा में क्या होता है कि फंगल माइसिलियम होता है और रूट्स जो होता है ये जनरली बाहर होता है रूट्स के, और एक मैट टाइप स्ट्रक्चर बना देता है, एक मैट टाइप स्ट्रक्चर बना देता है जो रूट्स और फंगल माइसिलियम मिलके बनाते हैं। और इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं। देखो आगे हम अभी न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ये सारी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, तो इस टॉपिक को जो ना माइकोरिजा को आपको डिटेल में भी आगे पढ़ना है, बट इधर अभी याद रखना इस इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ही, आगे जब इकोसिस्टम की बात करेंगे ना फंक्शन की, तो उसमें हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल होगा उसमें हमको ये सारी डिटेल में पढ़नी है कि फंगी का क्या रोल है, बैक्टीरिया का क्या रोल है, ठीक। तो अभी ये ध्यान रखो कि माइकोरिजा करके एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है जिससे कि न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन होता है सॉइल के अंदर, और उस न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन की वजह से ओलिगोट्रोफिक सॉइल में भी प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द एडेप्टेशन टू ओलिगोट्रोफिक सॉइल। कोई दिक्कत? ये जो जनरली होता है ना वो वेस्कुलर प्लांट्स में ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है, माइकोरिजा में इंडोमाइकोरिजा। इक्टोमाइकोरिजा जनरली टेम्परेट रीजन्स में ज्यादा होता है, तो ये हम डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी ये समझ लो ना कि माइकोरिजा करके एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये सारे एडेप्टेशंस थे प्लांट्स के, कि प्लांट्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एडेप्ट कर रहे हैं। ये माइकोरिजा क्या होता है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज माइकोरिजा, या ऐसा पूछ सकता है कि माइकोरिजा इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड रूट्स, फंगी एंड एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड वायरस, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये फंगी और प्लांट के रूट्स के बीच का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। जैसे 2014 में पूछा था ना, लाइकेंस जो होता है वो किसके किसके बीच का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, एल्गी फंगी, एल्गी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया फंगी, एल्गी, हाँ सही बात है, लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है ये लोग पूछ सकते हैं कि ये किसके किसके म्यूचुअल रिलेशनशिप से क्या बन रहा है, तो ये आपको याद रखना है। और ये ओलिगोट्रोफिक सॉइल में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन में, न्यूट्रिएंट बाइंडिंग में, ठीक। तो ये हो गए आपके प्लांट्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे जो है एडेप्ट करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है। देखो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब एनिमल्स के लिए बात करोगे तो एनिमल्स में एक स्पेशल फीचर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो एनिमल्स के पास 2 तरीके होते हैं, या तो डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक मतलब होता है कि अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन साइक्लिक इन नेचर है, माने यहां जो है आज बरसात है, कल गर्मी पड़ेगी, परसों ठंडी पड़ेगी, और आज यहां बरसात है, 100 किलोमीटर बाद कल बरसात होगा, वहां 200 किलोमीटर पे परसों होगा। और कोई एनिमल्स है जिसको बरसात में ही रहना है, क्योंकि बरसात में जो प्लांट्स होंगे वही खा के वो जिंदा रहेगा, तो वो क्या करेगा, बारिश के साथ 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 चलता रहेगा, जहां जहां बारिश जाएगा साथ साथ चलेगा, फिर यहीं पे घूम के आ जाएगा। तो दिस इज माइग्रेशन। उसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लिए एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, और उनको ये बात पता है कि सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर कर रही है, तो इसकी वजह से जो सीजन्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा वार्मर चाहिए तो गर्मी के दिन में वो टेम्परेट रीजन में भी रह जाएंगे, लेकिन ठंडी के दिन में टेम्परेट रीजन में 40 डिग्री 50 डिग्री लैटिट्यूड्स पे नहीं रह सकते हैं,
तो वो भाग के आ जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में ठंडियों में। फिर गर्मियों में क्या होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी, तो फिर वो भाग के चले जाएंगे टेम्परेट रीजन में। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ वो जो है घूम घूम के अपना चेंज करते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो कि नहीं भाग सकते हैं, उनकी काबिलियत नहीं है भागने की, लेकिन ठंडी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, ठंडी में उनसे चलना फिरना बंद हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे कि जैसे ठंडी आ जाएगा तब चुपचाप से शांत हो जाएंगे, अपने बॉडोज में जाके अपने घर में जाके सो जाएंगे। तो वो जो है हाइबरनेशन एस्टिवेशन करेंगे। कुछ जो होते हैं उनके कैपेबिलिटी होती है, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा डेवलप हो जाता है जो कि वो सालों भर किसी एक नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस में रह सकते हैं। तो उसके लिए वाटर स्कार्सिटी हो गया, कोल्ड हो गया, तो इसके एडेप्टेशंस जिनके डेवलप हो गए हैं वो जो है करते हैं। तो एक्चुअली माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन ये सब भी एक तरह का एडेप्टेशन ही है, लेकिन ये जो है बिहेवियरल एडेप्टेशन है। ये क्या है? बिहेवियरल। इनकी बिहेवियर होती है ऐसी, वो जो एडेप्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, तो माइग्रेट करना, हाइबरनेट करना, दिस कम अंडर बिहेवियरल काइंड ऑफ एडेप्टेशन। और ये सब जो एडेप्टेशन होंगे ये मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, तीन तरह के एडेप्टेशन हमने बात करी थी। हमने बात करी थी कि बिहेवियरल एडेप्टेशन ज्यादातर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में कम होता है। तो यही सब बिहेवियरल एडेप्टेशन है, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, इनका बिहेवियर है, खासकर माइग्रेशन, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। समझ में आ रही बात है? तो अब वन बाय वन हम सबको देखेंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक, अब सबसे पहले हम माइग्रेशन की बात करते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेट वो एनिमल्स करते हैं जिनको एक ऑप्टिमल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, उससे ज्यादा ये कम होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब उनके पास कोई मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि वो एक ही जगह पे सालों भर रह के सरवाइव कर लें। या तो उनका खाना ही ऐसा हो जो यहां पे 2 महीना ही मिलेगा, 2 महीने बाद जो है 100 किलोमीटर दूर मिलेगा वही खाना, उसके 2 महीने बाद और 200 किलोमीटर दूर मिलेगा, तो वो इस तरह से करेंगे। तो वो सारे एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं सालों भर, तो वो लोग माइग्रेट करते हैं। तो उस तरह के एनिमल्स में माइग्रेशन होता है। और ये जो माइग्रेशन होता है वो ज्यादातर जो है स्विमर्स और फ्लायर्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन जो होता है वो या तो बर्ड्स का होगा या तो फिशेस का होगा। एनिमल्स का भी होता है, वाइल्ड बीस्ट जो है अफ्रीका का वो भी माइग्रेट करता है, लेकिन उनका माइग्रेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। वो माइग्रेट जो है या तो शॉर्ट डिस्टेंस ही करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस माइग्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी लार्ज बॉडी है, कितना जाएंगे। लेकिन जो मछलियां होती हैं या बर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन तक करते हैं। एक आर्कटिक टर्न करके बर्ड होती है, वो जो है एक साल में नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल एक चक्कर मार लेती है। 40,000 माइल का उसका जो है एनुअल माइग्रेशन डिस्टेंस है। क्या नाम है? आर्कटिक टर्न। सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक माइग्रेट करने वाली बर्ड होती है। ये एक तरह की क्या बोलते हैं, मैरीन बर्ड है, जो कि स्टार्ट करती है माइग्रेशन जो है आर्कटिक रीजन से, नॉर्थ पोल के पास से, जो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। और वहां से वो माइग्रेट करते 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 जो है वो साउथ पोल में चले जाती है ठंडी के दिन में, अंटार्कटिका के पास, और फिर जो है सन के साथ करते 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 नॉर्थ पोल में आ जाती है। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो है पूरे ग्लोब का एक चक्कर वो काटती है एक साल में, आर्कटिक टर्न। 40,000 माइल तक उसका ये होता है। तो माइग्रेशन जो होता है वो जनरली 3 तरह का होता है: लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन और पीरियोडिक माइग्रेशन। पीरियोडिक माइग्रेशन का मतलब होता है कि उनका एक सीजन फिक्स होता है, मतलब एक ही साल में कई बार वो माइग्रेट करेंगे पीरियोडिकली। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में क्या होता है कि साल में अपना एक उनका फिक्स्ड रूट होता है जिससे वो माइग्रेशन करते हैं। ठीक है। और मीडियम डिस्टेंस माइग्रेशन जो होता है वो कॉन्टिनेंटल लेवल पे होता है कि एक कॉन्टिनेंट पे ही माइग्रेट वो करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में वो पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर काट लेते हैं या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट माइग्रेशन होते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये तो भाई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब किसको आप बोलोगे लॉन्ग डिस्टेंस, किसको बोलोगे शॉर्ट डिस्टेंस। बट कुछ ऐसे होते हैं जो पीरियोडिकली माइग्रेट करते हैं, जैसे एक साल में वो कई बार माइग्रेट करेंगे। जैसे लोकस्ट हो गया, अभी लोकस्ट अटैक आया था ना, लोकस्ट माइग्रेटरी स्पीशीज होता है।
वो जो है उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है डेजर्ट रीजन। वहां से सब जो है अपना पैदा करके बच्चे कुच्चे सब चलते हैं, और जहां जहां खाना मिलता है खाते पीते चलते अपना चले जाते हैं, और इंडिया पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं इनके वेजिटेशन को। ठीक है, तो वो लोकस्ट जो है दैट आर माइग्रेटरी स्पेसीज, वो भी एक तरह का पीरियोडिक माइग्रेटरी स्पेसीज होता है। ठीक, तो ये माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन का कंसेप्ट इसी पे होता है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको जनरली देखना है कि कौन कौन से जो मेजर ऑर्गेनिजम्स, अब देखो वैसे तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होंगे, फिश होंगे जो माइग्रेट करते होंगे, लेकिन जो भी सुना सुना सा है उसका एक लिस्ट बना के आपको याद रखना है कि ये माइग्रेट करते हैं, कहां से कहां माइग्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे वाइल्ड बिस्ट होता है, वाइल्ड बिस्ट तंजानिया से लेके केनिया तक माइग्रेट करता है, एक एनिमल होता है। वो जो होता है एक स्पेक्टेकुलर व्यू प्रोवाइड करता है, वो आपको देखने से लगेगा कि सारे झुंड में वाइल्ड बिस्ट जा रहे हैं, लोग उसको इंजॉय करते हैं, देखते हैं, तो उनका एक तरह का वो माइग्रेशन का पैटर्न है। वो एक्चुअली माइग्रेट करते हैं विथ रेनफॉल, जैसे रेनफॉल चलता है ना पैटर्न, एक एरिया से दूसरे एरिया में रेनफॉल चलता हुआ जा रहा है, तो उस रेनफॉल के वजह से वेजिटेशन ग्रो होता है, और वही वेजिटेशन वो खाते हैं, तो इसलिए वो रेनफॉल के साथ चलते हैं। आज रेनफॉल यहां है, कल जो है 20 किलोमीटर दूर है, तो ये आज से चलते 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 20 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहां उनको मिलेगा वही उनका चारा, वहां खाएंगे, फिर आगे जाएंगे, और इस तरह से पूरा एक चक्कर तंजानिया से केनिया जो है अफ्रीका में काट लेते हैं। तो इस तरह का उनका माइग्रेशन होता है। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे होता है, ब्लू व्हेल माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाना है जो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि हाँ, ये भी एक बार ये कर लेना कि कहां से कहां जाती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहां से कहां माइग्रेट करती है। मेजर जो है नेट पे सर्च मार के 10, 12, 15 याद रखना, क्योंकि यूपीएससी क्या होता है ना कि कई बार ये चीज पूछ देता है। जैसे पहले पूछ चुका है कि हाइबरनेशन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं 2015 में, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि माइग्रेशन कौन कौन सा करता है। अभी हाइबरनेशन एस्टिवेशन के बारे में बताएंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको इसको कवर करना है। समझ में आ रही बातें? तो माइग्रेशन पे आप लोग लिख के रखना, बाकी उसके ज्यादा कुछ माइग्रेशन पे नहीं सोचना है। अब हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो होता है, वो सारे जीव जंतु जो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन से कोप अप नहीं कर सकते हैं, तो वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब होता है कि इनएक्टिविटी, हाइबरनेशन एस्टिवेशन दोनों का मतलब होता है इनएक्टिविटी, डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी बोलते हैं इसको, मतलब कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा, इनका रेस्पिरेशन रेट वो भी कम हो जाएगा, इनका हार्ट बीट ये भी कम हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे वो मर गए हैं, कंप्लीट स्लीप मोड में चले जाएंगे। तो वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कहलाता है। फर्क दोनों में ये है कि हाइबरनेशन जो है विंटर सीजन में होता है, जब ठंडी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉप अप नहीं कर सकते हैं इन्वायरमेंट से, तो वो सो जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। और एस्टिवेशन जो होता है वो गर्मियों में होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होगा वो काम नहीं करेगा ढंग से, तो वो जो है जग के अपने फिजियोलॉजी पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए सो जाते हैं, ताकि उनका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है बिल्कुल कम हो जाए और अपना चुपचाप से सोए रहे। वो बॉडी टेम्परेचर इनका कम हो जाएगा, उनकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा, और जैसे ही इन्वायरमेंट फिर फेवरेबल होगा वो जग जाएंगे। समझ आ रही बात है? तो ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है, ये एक्चुअली अपने जरूरतों को कम करने के लिए होता है। जैसे कि ठंडी के दिन में जो पोलर बियर्स हैं, बैट्स हैं, ये लोग जो है बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं, एक्टिविटी इनकी कम हो जाएगी, तो अगर वो जगे रहेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अगर आप जगे रह रहे हो तो आपका हार्ट बीट, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका रेस्पिरेशन सब ज्यादा तेज होता है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन आपका जो एक्टिविटी है वो इस फेवरेबल नहीं है कि आप शिकार कर सको, तो उसमें आप मर जाओगे, सर्वाइव नहीं करोगे। तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए दे गो इनटू स्लीप मोड, तो ये हाइबरनेशन हो जाता है। और ये एस्टिवेशन वही गर्मियों में हो जाता है। अब आपको जो है 10-10, 15-15 एनिमल्स का एक लिस्ट बनाना है जो हाइबरनेट करते हैं और एस्टिवेट करते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन कौन कौन करता है, एस्टिवेशन कौन कौन करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है यूपीएससी में। 3 ऑप्शंस थे, पोलर बियर, बैट और रोडेंट्स। Which of the following organisms go for hibernation? 1, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो तीनों थे उसके ऑप्शंस। ज्यादातर देखो ऐसे क्वेश्चंस में तीनों ही होते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेना है? समझ आ रही बात है? कभी मान लो, क्योंकि ये रिस्क बहुत लोगों ने
मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बार लास्ट में क्लास में कि पीटी के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है। बहुत सारे चीजें ना क्वेश्चंस के स्टेटमेंट से पता लग जाती है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। जैसे एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। एग्जेजरेटेड मतलब सपोज बोल दिया कि ओनली का यूज कर रहा है, इंटायरली का यूज कर रहा है, एग्जैक्टली का यूज कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो है किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो वैसे स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होते हैं। माने कई सारे लोगों के क्वेश्चन सही हो जाते हैं केवल इस फंडा पे कि स्टेटमेंट को देखो कि स्टेटमेंट अगर बिल्कुल कड़ा स्टेटमेंट है, जैसे द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, तो ऐसा आपको लगेगा कि यार ओनली लगाने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब कि कोई और भी है, ये जो है गलत स्टेटमेंट है इसलिए ओनली लगाया हुआ है। प्रेसिडेंट भी पार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो ये एक तरह का स्टेटमेंट से पकड़ने का होता है। उसी तरह से एक स्टेटमेंट पकड़ने का होता है जो नॉर्मलाइज स्टेटमेंट है, जैसे मे बी, कैन बी, जिसमें क्लियरिटी वो नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? दिस कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस ऑल्सो, खासकर साइंस वाले कंसेप्ट में, साइंटिफिक कंसेप्ट में, कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर दिस ऑल्सो। तो कैन बी, मे बी, ये सब जो है ज्यादातर सही होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज करके रखा गया है, किसी तरह का कोई इस पे सस्पिशन ना हो, तो इस तरीके से ये सब भी पकड़ना होता है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर 1 2 3 होता है, बट फिर भी आपको इस पे जाना नहीं है। तब जाओ इस कंसेप्ट पे जब आपको लग रहा है कि हमने बहुत कम क्वेश्चन बनाया, इस पे सिलेक्शन होगा नहीं, अब हमको कुछ तुक्का मारना ही पड़ेगा, तब आप उस फंडे के रूप में तुक्का मारो। मतलब तुक्का मारने का भी ना एक प्रॉपर तरीका होता है। तो इसमें जो है आपको खुद से एक नोट्स बनाना, जिसमें कि हाइबरनेशन कौन कौन करता है, एस्टिवेशन कौन कौन सा करता है ऑर्गेनिजम्स, उसका एक पूरा लिस्ट जो है बना के आप रखना। नेक्स्ट जो है एडेप्टेशंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए सबसे बड़ा खतरा उनका प्रीडेटर होता है, कि उनका प्रीडेटर मार के खा जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके की पॉपुलेशन कम है, अगर प्रीडेटर्स ज्यादा हैं तो तुरंत वहां से वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। लेकिन उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो प्रीडेटर है उनको नहीं मार पाता है। तो उसमें कई तरह के जो है आपको प्रीडेटर से बचने के लिए एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। जैसे एक कंसेप्ट होता है कैमूफ्लेज। कैमूफ्लेज कैमूफ्लेज क्या होता है कि आपने ग्रास होपर को देखा है, या प्रेइंग मैंटिस को, टिड्डा जो होता है, वो देखोगे ना तो प्लांट्स के एकदम शेप का होगा बिल्कुल। अगर आप नजदीक से जाकर देखोगे तो लगेगा ये तो पत्तियां ये चाहिए, तब दिखेगा रे ये जो है प्रेइंग मैंटिस है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए होता है। वो क्या करते हैं कि अपने बैकग्राउंड इन्वायरमेंट के कलर के हो जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर के हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो प्रीडेटर है उनको कंफ्यूज कर दें कि हाँ ये कुछ जानवर नहीं है, ये केवल पत्ती होती है, वो अपना आगे निकल जाता है। तो इस तरह के जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, इनको बोलते हैं हम कैमूफ्लेज। तो कैमूफ्लेज ग्रास होपर में होता है, प्रेइंग मैंटिस में होता है। ठीक है, तो ये कैमूफ्लेज में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कैमूफ्लेज को फॉलो करते हैं, ये आप 5-7 एग्जांपल्स अपने पास लिख कर रख लेना कि कैमूफ्लेज कौन कौन सा करता है। तो कैमूफ्लेज इज अ काइंड ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स के अगेंस्ट में ये होता है। समझ में आ रही है बातें? कैमूफ्लेज का मतलब होता है कि अपने बैकग्राउंड इन्वायरमेंट से मैच करना, अपना कलर, अपना ये सब। ठीक है, एक होता है वार्निंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, उनके प्रीडेटर्स अगर उनको खाएंगे तो प्रीडेटर्स मर जाएंगे। उनके पास एक डिफेंस होता है, ये जो पॉइजन उनका होता है वो एक डिफेंस होता है। ठीक है, जैसे डार्ट फ्रॉग होता है, DART, डार्ट फ्रॉग। इसको अगर सांप खाएगा तो सांप मर जाएगा, लेकिन सांप को पता कैसे चलेगा कि हमको नहीं खाना है? सांप को भी बचना जरूरी है, उसको भी बचना जरूरी है। सांप को भी पता होना चाहिए कि ये नहीं खाना है, और वो डिफेंस रहते हुए भी उसके पास उसको सांप खा ना जाए, ये भी जरूरी है। तो उसके लिए वार्निंग कलरेशन डेवलप हो जाता है बहुत ऑर्गेनिजम्स में। माने उसके ऊपर एक ऐसा कलर होगा जो ये सिग्निफाई करेगा कि ये जहरीला वाला है, तो उसको सांप नहीं खाएगा। सांप भी उसको देखेगा, बाहर मतलब मूव कर जाएगा, नहीं खाएगा। तो उससे दोनों बच गए, सांप भी और ये भी। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है कि सर्वाइवल के लिए वार्निंग कलरेशन एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एडेप्टेशन हो जाता है। वही अगर दूसरा जो नॉन पॉइजनस फ्रॉग होगा, वो जो है उसके ऊपर वो कलरेशन नहीं होगा। तो वार्निंग कलरेशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस दैट प्रोटेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर प्रीडेटर। समझ में आ रही बात है?
तीसरा होता है मिमिक्री। मिमिक्री, ये मिमिक्री क्या होता है? मिमिक्री मतलब क्या होता है? कॉपी करना किसी का, ये होता है मिमिक्री। ठीक है, मिमिक्री एक्चुअली दो ऑर्गेनिजम्स का होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास अपना डिफेंस होता है। वो डिफेंस किस तरीके से होगा? या तो उसके प्रीडेटर को टेस्टी नहीं लगेगा तो इसलिए वो नहीं खाएगा प्रीडेटर, तो ये एक तरह का डिफेंस हो गया। या प्रीडेटर को पता है कि वो पॉइजनस है, दोनों ही कंडीशन का डिफेंस हो सकता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास अपना डिफेंस है, वेदर इट इज टेस्टलेस फॉर द प्रीडेटर और पॉइजनस, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मॉडल। मॉडल। और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जो बिल्कुल इसी को कॉपी कर लेता है, इसी के जैसा दिखता है, और चूंकि वो इसी के जैसा दिखता है तो प्रीडेटर को लगता है कि वो मॉडल ही है, नहीं खाना है, लेकिन एक्चुअल में वो खाने लायक है, तो दूसरे वाले को बोलते हैं मिमिक। मिमिक। तो ये मिमिक और मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है मिमिक्री कहलाता है। मतलब मिमिक इज एन स्पेसीज दैट रिजेंबल्स अनदर स्पेसीज विच हैज अ डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर। समझ में आ रही बात है? तो ये मिमिक और मॉडल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, प्रे प्रीडेटर्स के रिलेशनशिप में पाया जाता है। मिमिक के पास कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन वो दिखता उसकी तरह है जिसके पास डिफेंस है, मॉडल की तरह। तो इसलिए मॉडल और मिमिक, और ये दोनों मिलते जुलते स्पेसीज होते हैं। जैसे बटरफ्लाई कहीं दो अलग अलग स्पेसीज हो जाएंगे, ये दोनों जो है मॉडल और मिमिक हो जाएंगे। जैसे वाइसरॉय बटरफ्लाई मिमिक होता है, ठीक है, और ये जो होता है क्या बोलते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई मॉडल होता है। तो मोनार्क बटरफ्लाई इज अ मॉडल विच हैज अ डिफेंस, एंड वाइसरॉय बटरफ्लाई इज अ मिमिक विच हैज नो डिफेंस बट इट रिजेंबल्स मोनार्क बटरफ्लाई, सो इट इज सेफ। समझ में आ रही बात है? तो बटरफ्लाई के दो अलग अलग स्पेसीज में एक मॉडल और एक मिमिक हो जाते हैं। तो बस इतना याद रखना मिमिक्री। अब इसके अंदर भी कंसेप्ट होता है बेटेसियन मिमिक्री, मुलेरियन मिमिक्री, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं डीप में जाना है। बस मिमिक्री क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी अगर इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो केवल यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल ट्रेट्स हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स। उसमें एक मिमिक्री हो जाएगा, एक वार्निंग कलरेशन हो जाएगा, एक जो है आपका कैमोफ्लेज हो जाएगा, और एक जो होगा माइग्रेशन हो जाएगा। तो माइग्रेशन वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। समझ आ रही बात है? तो ये इतने ही तक जा सकता है, इसके डेप्थ में बेटेसियन और मुलेरियन मिमिक्री तक नहीं जाएगा, वो फिर एक्सपर्ट नॉलेज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको मिमिक्री याद रखना है कि ये भी एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं एडेप्टेशंस टू वाटर स्कार्सिटी एंड हीट। देखो, डेजर्ट में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे जो है एडेप्ट कर जाते हैं। अब एनिमल्स के बारे में देख लो कि कैसे एडेप्ट करते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट में क्या क्या कंडीशन होता है? एक तो हाई हीट का कंडीशन होता है, लैंड जो है पूरा हीटेड होता है, बालू गर्म होता है पूरा, और दूसरा होता है पानी नहीं है। तो पानी नहीं है, लैंड बहुत गर्म है, और ऐसे कंडीशंस में भी जानवरों को वहां रहना है। तो क्या क्या इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस एनिमल्स के होंगे? सबसे पहले एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े उनके लेग्स होते हैं हमेशा। वो इसलिए होते हैं ताकि जमीन से वो दूर रहे, उनका बॉडी जो मेन बॉडी है उनका वो जमीन से दूर रहे, तो जमीन का जो ताप है वो जो है उसका इंपैक्ट कम हो। जैसे कैमल ले लो या फिर ऑस्ट्रिच ले लो, इनके जो है बॉडी और जमीन के बीच में एक लंबा सा डंडे की तरह लेग होता है इनका। ठीक, दे आर नॉक्चुर्नल इन हैबिट। नॉक्चुर्नल मतलब क्या होता है? हाँ, जो नाइट में जिनकी एक्टिविटी होती है, दिन भर वो सोते हैं अपने घर में, और नाइट में जब सनलाइट जो है नहीं होती है, ठंडा मौसम होता है, तब वो निकलते हैं और तब वो अपना शिकार करते हैं या खाना खाते हैं, जो भी करते हैं, तो नॉक्चर्नल इनहैबिट होता है। इससे क्या होता है, ये जो है हीट्स को अवॉइड करते हैं, जो हाई हीट होता है उसको अवॉइड कर देते हैं। ये एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, जैसे कंगारू रैट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनका यूरिन सॉलिड होता है, और वो पूरा लाइफ बिना पानी पिए रह जाते हैं। क्योंकि वाटर लॉस का क्या होता है आपका बॉडी के अंदर? पसीना और यूरिन, स्टूल, यही सब होता है, इसी के थ्रू आप वाटर लॉस करते हैं बॉडी का। अगर ये सारी चीजें आपके सॉलिड ही हो, कोई वाटर लॉस ना हो, तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज आपको जितना पानी है उतने ही पानी में आप पूरी जिंदगी काटोगे। तो कंगारू रैट करके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और इसकी वजह से वो पूरा लाइफ बिना पानी के काट लेते हैं। तो दिस इज व्हाट, अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन प्लांट्स में हो गया। उसके बाद टॉलरेंट टू वाइड फ्लक्चुएशंस इन बॉडी टेम्परेचर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेजर्ट्स के, हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा वाइड फ्लक्चुएशंस।
लेकिन ये लोग जो है इजीली टोलरेट कर जाते हैं कि दिन में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और रात में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 डिग्री का डिफरेंस है, हम लोग तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं वो चलते हैं उसी में और उसी में अपना सब कुछ वो टोलरेट कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह का इनका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। तो बहुत फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो इसमें होते हैं। प्लस आप देखोगे कि जो भी डेजर्ट के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फास्ट रनर होते हैं, वो फास्ट रन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो वो भी एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो तुरंत अवॉइड करना है, पानी दूर है तुरंत वो पानी को अप्रोच कर लेंगे। तो इस तरीके से उनका वो भी एक तरह का मैकेनिज्म होता है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू एनिमल्स जो है वाटर स्कार्सिटी और हीट कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं। और लास्ट होता है एडेप्टेशन टू कोल्ड। कोल्ड में कैसे एडेप्ट करते हैं? देखो, कोल्ड रीजन्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सबसे चैलेंज जो होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है अपने बॉडी के हीट को कंजर्व करना। क्योंकि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, आपका बॉडी अंदर से हीटेड है, आप देयर विल बी अ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी टू द एनवायरमेंट थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो इससे अपने बॉडी को बचाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि अपने बॉडी का जो इंटरनल फ्लूइड होता है उसको फ्रीज होने से बचाना। सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो -20 डिग्री -30 डिग्री टेम्परेचर में तो आपके बॉडी का फ्लूइड जो है ऑर्गेनिजम्स का वो फ्रीज कर सकता है। समझ रहे हो बात को? तो इन दोनों को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हीट लॉस को बचाने के लिए आप देखोगे तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोल्ड रीजन्स के, अंटार्कटिक रीजन्स के, आर्कटिक रीजन्स के, उनका थिक एपिडर्मल लेयर होता है, फड़ होता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी का इंटरनल भाग है बाहरी इन्वायरमेंट से इंसुलेट हो सके। तो फॉर द इंसुलेशन ऑफ फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट दे हैव अ थिक एपिडर्मल लेयर एंड फर। तो ये क्या हो गया? एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया टू द कोल्ड। इनका जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है, लेकिन इनके ईयर्स, इनके टेल देखोगे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे कोई भी आर्कटिक पोलर बियर या इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के जो पूंछ होते हैं वो बाघ शेर की तरह लंबे पूंछ नहीं होते हैं, वो छोटे से पूंछ होते हैं। इनके ईयर्स भी छोटे होते हैं क्योंकि ईयर्स, टेल्स, ये सब जो होता है ना वो हीट को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये कम से कम हीट रिलीज करें, इसलिए ये इनके स्मॉल ईयर्स एंड टेल होते हैं टू अवॉइड हीट लॉस। इंसेक्ट्स हैव ए स्मॉल लाइफ साइकिल। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कोल्ड रीजन्स के, वो स्मॉल लाइफ साइकिल होता है और ये लाइफ साइकिल उसी टाइम होता है जो वार्म टाइम हो। जैसे अंटार्कटिका भी ले लो तो 1-1.5 महीना ऐसा टाइम होता है अंटार्कटिका में जो कि टेम्परेचर रहने लायक होगा, बाकी 11 महीना टेम्परेचर रहने लायक नहीं होगा। तो उस 1 महीना में बहुत सारे इंसेक्ट्स अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी 11 महीना नहीं होते हैं। तो स्मॉल लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट्स भी एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है कोल्ड रीजन में। कोल्ड हार्डनिंग होता है। कोल्ड हार्डनिंग क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने सेल के आउटर स्पेस में बर्फ जमा लेते हैं। बर्फ जमा लेते हैं यानी कि मतलब ताकि वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहरी इन्वायरमेंट से बचा सके। आपको एक बात पता है कि बर्फ जो होता है एक तरह का इंसुलेटिंग एजेंट होता है। इग्लू जो होते हैं, एस्किमोस जो होते हैं, वो इग्लू अपना घर बनाते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो एक्चुअल में अंदर में वार्म होता है क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट से वो जो बर्फ है वो इंसुलेट कर दिया है अंदर में। तो इसी मैकेनिज्म्स पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोल्ड रीजन्स में जो अपने सेल्स के आउटर स्पेस पे विद द हेल्प ऑफ आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स, आइस न्यूक्लिएटिंग एंजाइम्स, आइस न्यूक्लिएटिंग एंजाइम्स के हेल्प से अपने सेल के आउटर स्पेस में बर्फ जमा लेते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता है तब भी, इवन बिफोर 0 डिग्री सेल्सियस वो बर्फ जमा लेते हैं ताकि जब इन्वायरमेंट 0 डिग्री या उससे नीचे हो तो उनका जो इंटरनल सेल्स है वो इंसुलेट हो सके बाहर से। तो इसको बोलते हैं कोल्ड हार्डनिंग। समझ आ रही बात है? तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, खासकर फिश, मछलियां जो होती हैं जो कि 0 से डिग्री से कम टेम्परेचर में उनको तैरना होता है, उनके सेल्स में एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एक्यूमुलेट कर लेती हैं। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, ये जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है जैसे ग्लिसरॉल हो गया, ये क्या करता है उनके बॉडी फ्लूइड के फ्रीजिंग पॉइंट को और घटा देता है। और उनके बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट, सेलुलर फ्लूइड का जब फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा तो बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से वो फ्रीज नहीं करेगा। तो इसीलिए एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन का एक्यूमुलेशन इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन
टू द ऑर्गेनिजम्स इन द कोल्ड क्लाइमेट। और इसकी वजह से जो फिश होती हैं वो उतने कोल्ड -30 डिग्री -40 डिग्री टेम्परेचर में भी एक्टिव होती हैं, क्योंकि उनका जो सेलुलर ऑर्गन्स होता है, सेलुलर फ्लूइड्स होता है, वो अभी भी सही काम कर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स। तो ये सारे जो है फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशंस हैं वो हेल्प करती हैं एनिमल्स को कोल्ड रीजन्स में भी, फ्रीजिंग रीजन्स में भी सरवाइव करने में। तो आपसे ये जितने भी हमने फीचर्स पूछे गए हैं, क्वेश्चन यूपीएससी इसी तरीके से पूछ सकती है कि कोल्ड कंडीशंस में प्लांट सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ विच ऑल फैक्टर्स, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसी में एक दे देगा हीट रीजन वाले का, तो वो जो है गलत हो जाएगा, या फिर तीनों आपको कोल्ड रीजन का है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? ओके है। तो दैट इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब आपको मैंने होमवर्क क्या दिया है, माइग्रेशन के ऊपर, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट करते हैं, कहां से कहां करते हैं। अब देखो ऐसे तो सैकड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, आप उसी का करना है जिसका थोड़ा बहुत भी सुने होगे या बहुत इंपॉर्टेंटली दिया होगा। उसी तरह से हाइबरनेशन कौन कौन करता है, एस्टिवेशन कौन कौन करता है, कैमोफ्लेज कौन कौन सा करता है, इतने को बस याद रखना। इसका एक लिस्ट बना लेना 10-12 ऑर्गेनिजम्स का, इसको जो है रिवाइज करते रहना, समझे। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन एंड बायोलॉजिकल कम्युनिटी।